हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टॉपर्स चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ लिया है और उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का हमारा टॉपिक है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। हमारा प्रायद्वीपीय पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पठार होते क्या हैं, किसे पठार कहा जाता है। तो जो पठार होते हैं, पठार एक ऐसा स्थल रूप होता है जो समतल या थोड़ी ऊंचाई वाली भूमि होती है, लेकिन पर्वतों से ये नीचे होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो समतल होते हैं लेकिन इनकी ऊंचाई पर्वतों से कम होती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये हमारी 1000 मीटर तक की ऊंचाई है। इस 1000 मीटर से नीचे जो पर्वत स्थित होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम पहाड़ियां कहेंगे। और इस 1000 मीटर से ऊपर जो हमारे पर्वत स्थित होंगे वही हमारे मेनली इन्हें हम पर्वत कहेंगे। जो पहाड़ियां स्थित होगी इनको हम पर्वत कहेंगे। और इस 1000 मीटर से नीचे जो हमारा समतल स्थान होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? मैदान। लेकिन अब हमारा जो पठार होता है, वो पठार वो क्षेत्र होता है जो इस 1000 मीटर से ऊंचा होता है लेकिन इसकी ऊंचाई पर्वतों से कम होती है और इसे हम कहते हैं पठार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पठार बनते कैसे हैं, पठारों का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहला ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। अब हमें पता है कि हमारी जो धरती है वो अंदर से गर्म है, इसीलिए बहुत बार हमारे ज्वालामुखी नीचे से जो गर्म लावा है उसके रूप में निकलते हैं और वो निकलकर जमीन में फैल जाते हैं। तो ये जो लावा होता है बहुत समय तक ऐसे ही जमीन पर पड़ा हुआ रहता है और एक लंबे समय के बाद ये ठंडा होता जाता है और इसके साथ धरती से बहुत सारे खनिज पदार्थ भी निकलते हैं। तो उस स्थान पर जब ये लावा जम जाता है तो बहुत कठोर हो जाता है, तो उस स्थान पर भी हमारे पठारों का निर्माण होता है। और इसीलिए हमारे जो पठार होते हैं वो खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा हमारी क्रियाएं है टेक्टोनिक क्रियाएं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, जैसे कि हमारा तिब्बत का पठार है, ये भी टेक्टोनिक क्रियाओं का ही एक उदाहरण है। उसी के द्वारा तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो बीच का जो हिस्सा होता है वो ऊपर उठ जाता है और जिस वजह से हमारे पठारों का वहां पर निर्माण हो जाता है। तीसरा है कि कटाव के द्वारा किस प्रकार से पठारों का निर्माण होता है। तो अब जैसे हमारे पर्वत हैं, उन पर्वतों पर जब नदियां पर्वतों का कटाव करती है और या हवा के द्वारा या किसी अन्य चीज के द्वारा जब उन पर्वतों की ऊपर की जो पर्वताकार जो ये श्रृंखला होती है, ये जब कटने लग जाती है तो ये वाला हिस्सा, जैसे ही ये वाला हिस्सा कट जाएगा तो ये वाला जो इसका हिस्सा बच जाएगा, ये समतल हिस्सा बच जाएगा। और इस पर्वतीय हिस्से का जो अपर्दन होता है वो किस तरीके से होता है? या तो नदियों के रूप में होता है या तो हवा के द्वारा ये जो हवाएं होती है ये इसके ऊपरी भाग को बहाकर ले जा लेती है। तो ये जो नीचे का हिस्सा बचता है ये समतल हिस्सा होता है और इसी समतल हिस्से को हम पठार कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे ज्वालामुखी के द्वारा पठारों का निर्माण होता है, दूसरा टेक्टोनिक क्रियाओं के द्वारा और तीसरा कटाव के द्वारा। इन सभी क्रियाओं के द्वारा पठार का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्रायद्वीपीय पठार है और इस प्रायद्वीपीय पठार का कौन कौन से हिस्से हैं। तो सबसे पहले ये हमारा दक्षिण भारतीय राज्यों वाला हिस्सा है और इस हिस्से में मेनली हमारा प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। अब ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार, अब आप ये कहेंगे कि ये जो किनारे या कोने वाला जो स्थान है ये भी तो प्रायद्वीपीय पठार, ये भी तो दक्षिण भारतीय राज्यों का हिस्सा है और इसमें प्रायद्वीपीय पठार क्यों नहीं पाए जाते? तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये दोनों हमारे तटीय मैदान है और ये तटीय मैदानी क्षेत्र है और ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है, ये पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र है। और ये दोनों क्षेत्र इस प्रायद्वीपीय पठार की कगार का कार्य करते हैं। क्या? कगार का कार्य। और कितनी बार हमारे पेपरों में क्वेश्चन आया है कि प्रायद्वीपीय पठार की कगार का कार्य कौन करता है? तो हम वहां पर क्या लिखेंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हमारे प्रायद्वीपीय पठार के कगार का कार्य करते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए कि हमारा ये उत्तर में ये भी हमारा पठारी क्षेत्र है और ये दक्षिण में ये भी हमारा पठारी क्षेत्र है। उत्तर इन दोनों पठारों को कौन अलग करता है? तो ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से जैसे हमें पता है कि नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी निकलकर इधर अरब सागर में
गिरती है। तो ये नर्मदा नदी हमारे प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तर में है मालवा का पठार स्थित और दक्षिण में है हमारा दक्कन का पठार स्थित। तो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है या कौन सा भाग बांटता है? तो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में हमारी नर्मदा नदी बांटती है। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन से हमारे पठार आते हैं। इन पठारों का अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग नाम हो जाता है। तो इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तमिलनाडु में ये हमारा जो हिस्सा है दक्षिण वाला, ये हमारा तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। और इस तमिलनाडु राज्य में कौन सा पठार स्थित है? तो यहाँ पर हमारा तमिलनाडु का पठार स्थित है। इसके उत्तर में हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है और आंध्र प्रदेश राज्य में हमारा कौन सा पठार आता है? तो आंध्र प्रदेश में हमारा आंध्रा का पठार आता है। इसके उत्तर में हम देखेंगे तो तेलंगाना का पठार है। और तेलंगाना, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे, अभी ये अलग हो गए हैं, तो ये तेलंगाना में तेलंगाना का पठार स्थित है। इसी के बगल में हमारा कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक राज्य में कौन सा पठार स्थित है? कर्नाटक राज्य में कर्नाटक का पठार, या इसे हम धारवाड़ का पठार कहते हैं। और ये सबसे प्राचीन पठार है, भारत के सबसे प्राचीन पठारों में से एक है। ठीक है, इसके उत्तर में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा विदर्भ का पठार है और ये हमारा बस्तर का पठार है और ये दंडकारण्य का पठार है। तो दंडकारण्य का जो पठार है ये हमारे थोड़ा पूर्वी घाट का जो हिस्सा है ये इसमें सम्मिलित हो जाता है। तो ये हमारा दंडकारण्य का पठार ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में दंडकारण्य का पठार स्थित है। अब ये हमारे दक्कन के पठार क्षेत्र में था। अब हम देखते हैं कि मालवा के पठार क्षेत्र में कौन कौन से पठार आते हैं। तो सबसे पहले इधर हमारे पश्चिम की ओर में सबसे पहले हमारा मालवा का पठार आता है और ये हमारा मालवा का पठार है। ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है और ये विंध्याचल का पठार है। तो ये हमारा ये जो मालवा का पठार है इसमें कुछ राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा आता है और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा इसमें आता है। और ये हमारा बघेलखंड वाला पठार है और ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है। और बघेलखंड के पठार में मैंने आपको सबसे पहले भारत की स्थिति और विस्तार वाले वीडियो में बताया था कि इसमें हमारी जो कर्क रेखा है इधर से आ रही है और जो हमारी समय रेखा है उत्तर से आ रही है और ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटती है वो हमारा बघेलखंड का पठार है। तो वो यही बघेलखंड का पठार है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। अब हम और ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये उत्तर में जो सबसे पहले हमारा जो उत्तर में आपको यहाँ पर भी पठार दिख रहा होगा और यहाँ पर भी पठार दिख रहा होगा। तो ये उत्तर में जो पठार स्थित है ये हमारा लद्दाख का पठार है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार लद्दाख का ही पठार है। ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको एक पठारी क्षेत्र दिख रहा है और यह पठार मेघालय का पठार है। जब पहले जो ये मेघालय का पठार था ये छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ भौगोलिक क्रियाओं के द्वारा ये दोनों जब एक दूसरे से अलग हुए तो छोटा नागपुर का पठार इधर आ गया और ये हमारा मेघालय का पठार मेघालय में स्थित हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पठारों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धारवाड़ के पठार के बारे में। किसके बारे में? धारवाड़ के पठार के बारे में। मैंने आपको बताया कि धारवाड़ का पठार हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है मेनली, और कर्नाटक के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो कर्नाटक, ये जो हमारा सबसे पहले इसका स्थान कहाँ है? कर्नाटक में। ये हमारे इधर कर्नाटक में स्थित है। दूसरा, इसकी चट्टानें कैसी है? तो इसकी चट्टानें प्राचीन धारवाड़ श्रृंखला की प्राचीन चट्टानें हैं। इसकी जो श्रृंखलाएं हैं या इसकी जो चट्टानें हैं प्राचीन धारवाड़ क्रम की है। ठीक, इसकी यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ की जो मिट्टी है काली मिट्टी है और लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और आपको पता है कि दक्षिण भारत में इन राज्यों में ही ज्यादातर कपास की खेती होती है और उसका कारण भी यही है क्योंकि इस वाले क्षेत्र में पठारी क्षेत्र स्थित है और यहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपजाऊ होती है। काली मिट्टी में ही कपास सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए हमारे महाराष्ट्र और ये दक्षिण वाले जो राज्य हैं यहाँ पर कपास की सबसे ज्यादा खेती होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लौह अयस्क यहाँ पर पाया जाता है सोना और मैंगनीज। सोना हमें पता है
कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो सोना है वो यही कर्नाटक की कोलार गोल्डफील्ड जो है खान है वहीं पर पाया जाता है, और सोना सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में भारत में पाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही लौ अयस्क और मैग्नीज भी यहाँ पर पाया जाता है। दूसरा पठार हम देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार का स्थान कहाँ है, कौन कौन सा, तो इसमें हमारा झारखंड राज्य लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा इसमें उत्तर प्रदेश का आता है, और ओडिशा का, छत्तीसगढ़ का और पश्चिम बंगाल, इन सारे राज्यों के थोड़े छोटे 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 हिस्से इसमें सम्मिलित हैं, और इन सभी राज्यों के छोटे छोटे हिस्सों में ये छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा इसमें पश्चिम बंगाल का लग जाता है, इधर से हमारा यूपी का इसमें क्षेत्र लग जाता है, ऊपर से झारखंड का, नीचे से छत्तीसगढ़ का, ये सब जब आपस में ये छोटे छोटे इन सभी राज्यों के थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें लगता है, तो ये हमारा कौन सा राज्य, ये कौन सा पठार स्थित होता है, तो ये हमारा जो पठार है ये हमारा छोटा नागपुर का पठार बनता है। और इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें सबसे भारत का खनिज भंडार इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत अधिक खनिज अलग अलग मात्रा में अलग अलग खनिज पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में क्योंकि जब खनिज किसी क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है तो उस क्षेत्र में कृषि बहुत कम मात्रा में होती है, तो ये इसकी जो कमी है वो यही है कि इस क्षेत्र में खनिज तो बहुत अधिक मात्रा में है लेकिन यहाँ पर कृषि बहुत कम होती है। ठीक है, अब भी जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है, कितनी बार हमसे पूछा जाता है कि हजारीबाग का, कोडरमा का और रांची का पठार कहाँ स्थित है, तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार है, ये छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। तो ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार में उत्तर में हजारीबाग का पठार है, यहाँ पे कोडरमा का पठार है और यहाँ नीचे दक्षिण में रांची का पठार है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि दक्कन का पठार। अब हमने ये जो हमारा उत्तर में मालवा का पठार स्थित था, नीचे दक्कन का पठार था। अब दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है, और इस पठार की ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा दक्कन वाला पठार है। तो इस दक्कन के पठार की विशेषता क्या है, तो ये इसका जो स्थान है दक्षिण भारत में ये स्थित है। उत्तर में हमारा मालवा का पठार स्थित है, नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार स्थित है, इसके दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। तो ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा दक्कन का पठार है, और इस दक्कन के पठार का जो विस्तार है विंध्याचल पर्वत से भारत के दक्षिणी सिरे तक है। ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के उत्तर में ही विंध्याचल का पठार है और इसके दक्षिण में दक्कन का पठार है। तो यही ये कह रहा है कि इसका जो विस्तार है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण से होकर और नीचे दक्षिण भारत तक ये जाता है। तो यानी यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक जो हिस्सा है वो दक्कन का पठार है। और इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि काली मिट्टी जिस क्षेत्र में पाई जाती है वहां पर कपास की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। ये तीन, और अब इसकी विशेषता दूसरी क्या है कि ये तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है। ये तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है, पश्चिम में इसमें पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा विंध्याचल। तो अब ये हमारा दक्षिण भारत का पठार है, दक्कन का पठार। इसमें उत्तर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाती है, और इसके पश्चिम में पश्चिम घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है। तो ये तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यही हमारा दक्कन का पठार है। उत्तर में विंध्याचल, पश्चिम में पश्चिम घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, इन सभी से ये घिरा हुआ है, और ये हमारा दक्कन का पठार है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में सबसे पहला आता है कि प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री या कगार का काम कौन करता है। तो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री और कगार का काम जो करता है, तो आप क्या बताओगे उस समय, आप बताओगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार की बाउंड्री या कगार का काम करते हैं। ठीक, दूसरा है कि प्रायद्वीपीय पठार को नर्मदा नदी कितने भागों में बांटती है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये प्रायद्वीपीय पठार है इसे दो भागों में बांटने का काम नर्मदा नदी करती है। कौन सी नदी करती है, नर्मदा नदी। और ये कितने भागों में से बांटती है, तो दो भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पेपर में आता है कि नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटती है और वो कौन कौन से पठार है। तो उत्तर में मालवा का पठार, दक्षिण में दक्कन का पठार। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि छोटा नागपुर और मेघालय के पठार को कौन अलग करता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा मेघालय का पठार है मेघालय में स्थित है, और ये हमारा छोटा नागपुर का पठार है। ये एक समय पे ये दोनों
एक ही के हिस्से थे, मतलब ये जो मेघालय का पठार था ये छोटा नागपुर का ही पठार का हिस्सा था, लेकिन बाद में जब ये दोनों हिस्से अलग हुए तो ये दोनों, ये छोटा, ये जो इधर वाला हिस्सा बचा इसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, और इधर वाला हिस्सा बचा इसे मेघालय का पठार कहते हैं। इन दोनों पठारों को, अब ये जब दोनों पठार अलग हो गए हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर के पठार और मेघालय के पठार को अब अलग कौन करता है। तो इन दोनों के इनके बीच में जो ये स्थित भाग है इसे क्या कहते हैं, मालदा भ्रंश। क्या कहते हैं, मालदा भ्रंश। तो कभी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार, इन दोनों को कौन अलग करता है, तो हमारा मालदा भ्रंश इन दोनों को अलग करता है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ये क्वेश्चन भी कितनी बार आता है कि हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार में सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये ऊपर तो हमारा मालवा का पठार है और ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटा है, और ये दक्षिण वाला दक्कन का पठार है, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा पठार है, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। अब ये है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे उत्तर में कौन सा पठार स्थित है, लद्दाख में लद्दाख का पठार स्थित है, और यही भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है, इसीलिए इसे भारत का सबसे ऊंचा पठार भी कहा जाता है। इसके बाद सर्वाधिक खनिज किस पठार में पाए जाते हैं, तो हमारा सर्वाधिक खनिज जो पाए जाते हैं वो कर्नाटक के धारवाड़ के पठार में पाए जाते हैं। सर्वाधिक खनिज हमारे कर्नाटक का जो धारवाड़ का पठार है या कर्नाटक का पठार जिसे हम कहते हैं उसमें सर्वाधिक खनिज पाया जाता है। सर्वाधिक कोयला किस सर्वाधिक जो कोयला है वो किस पठार में पाया जाता है, तो वो हम देखते हैं कि सर्वाधिक कोयला हमारा इधर छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। वैसे खनिजों की दृष्टि से हमारा छोटा नागपुर का पठार और धारवाड़ का पठार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं दो क्षेत्रों में भारत में सबसे ज्यादा अलग अलग खनिज पाए जाते हैं, और इसीलिए सर्वाधिक जो कोयला है वो हमारे छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। और छोटा नागपुर के पठार के बारे में एक चीज ये भी याद रखेगा कि भारत का जो रूर कहा जाता है, वो भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे वहां पर कि छोटा नागपुर का पठार हमारे भारत का रूर कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।